हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ राधिका क्लासेस। तो आज के इस सेशन में, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ क्लास 10th साइंस फिजिक्स विच इज इलेक्ट्रिसिटी। ये एक ऐसा चैप्टर है, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, जो बहुत सारे बच्चों को बहुत ही डिफिकल्ट लगता है कि हाँ, ये चैप्टर तो बहुत मुश्किल है। तो हम आज इस सेशन में क्या करने वाले हैं, इस सेशन में इस चैप्टर के कंसेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे, मतलब इस चैप्टर की थ्योरी को पढ़ेंगे। थ्योरी जब बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, फॉर्मूला शीट हमारी बन जाएगी, तो नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे न्यूमेरिकल। तो इस वीडियो में आप पूरी कंसेप्ट को समझिए, फॉर्मूला शीट को समझिए वन शॉट में, एंड देन फिर वी विल गो विद द न्यूमेरिकल प्रैक्टिस। और न्यूमेरिकल यूं बनेंगे, इतने बढ़िया बढ़िया तरीके से आपके न्यूमेरिकल बनेंगे, मजा ही आ जाएगा। तो चलिए करते हैं। चैप्टर है आपका इलेक्ट्रिसिटी, बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। समझने की जरूरत है हमें इस चैप्टर के कंसेप्ट को। एक बार कंसेप्ट क्लियर हो गया ना, तो फिर कोई इशू नहीं आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने जो टर्म यूज की वो यहाँ पे था इलेक्ट्रिक चार्ज। अब ये इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, पहले चार्ज को समझेंगे, फिर करंट, इलेक्ट्रिसिटी पे पहुंचेंगे, करंट पे पहुंचेंगे। तो बच्चे, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, इस वर्ड को समझिए। चार्ज एक फिजिकल प्रॉपर्टी है मैटर की। इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। मैटर की एक प्रॉपर्टी है, जैसे मैटर मास लेंथ टाइम ऐसे फंडामेंटल यूनिट्स होती है, ऐसे चार्ज इज ऑल्सो फंडामेंटल यूनिट। ये क्या है, एक बेसिक फंडामेंटल यूनिट है, और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये आप याद रखेंगे। इसमें फिक्स्ड डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन चेंज नहीं होती है, ठीक है। ये इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होती है। तो चलिए, अब इसकी कोई यूनिट भी होगी, तो इसकी जो यूनिट है वो क्या होती है, कूलम। यूनिट क्या होती है, कूलम। इसे याद रखेंगे। हम इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, स्मॉल क्यू से। तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ फिजिकल क्वांटिटी। ये क्या है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, क्वांटिटी है मैटर की। अब इसमें होता क्या है, तो देखिए हो रहा क्या है, चार्ज डेवलप हो रहा है ऑन रबिंग। मेजरली जो चार्ज डेवलप होता है वो कैसे होता है, रबिंग से। मैंने ग्लास का रोड लिया, ये मान लीजिए ग्लास का रोड है, उसको मैंने फर के ऊपर रब किया, तो फर के ऊपर रबिंग, रबिंग की वजह से क्या होगा, चार्ज प्रोड्यूस होगा, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, और उस ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होगा, चार्ज प्रोड्यूस होगा। तो हमने क्या बोला, हमने क्या किया, किन्हीं भी दो मटेरियल को लिया और उसमें रबिंग किया, ठीक है। रबिंग की वजह से क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। तो जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, एक जगह से इलेक्ट्रॉन दूसरी जगह पे जाएगा, तो जहां से इलेक्ट्रॉन गया उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, या तो इलेक्ट्रॉन लॉस होगा या इलेक्ट्रॉन गेन होगा। वो चीज जो इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगी वो पॉजिटिवली चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन का गेन करेगी वो नेगेटिवली चार्ज। क्या हो जाएगा, लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा व्हेन वी रब टू एनी टू मटेरियल। फॉर एग्जांपल, मैंने ग्लास रोड को फर के ऊपर या सिल्क क्लॉथ के ऊपर रब किया, तो जब मैंने ग्लास रोड को फर के ऊपर रब किया, तो ग्लास रोड थी उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, पॉजिटिवली चार्ज, और फर बिकम नेगेटिवली चार्ज। बट मैंने उसी ग्लास रोड को सिल्क के ऊपर रब किया, तो अब ग्लास रोड नेगेटिव और सिल्क पॉजिटिव। तो वो कौन से दो मटेरियल हैं जो हम यूज कर रहे हैं रबिंग के लिए, वो भी मैटर करता है। रबिंग करने पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, जिसने इलेक्ट्रॉन लूज किया वो पॉजिटिवली चार्ज, और जिसने इलेक्ट्रॉन गेन किया वो नेगेटिवली चार्ज हो गया। इस तरह से ये चार्ज बना। अब चार्ज बना तो क्या करे, चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, चार्ज है, एक पॉजिटिवली चार्ज है, एक नेगेटिवली चार्ज है। तो अब इस चार्ज से क्या होगा, जैसे ही चार्ज डेवलप होता है तो चार्ज एक्सर्ट्स अ फोर्स। चार्ज क्या एक्सर्ट करता है, फोर्स एक्सर्ट करता है, और कितनी, और कैसा नेचर है उसका, अट्रैक्टिव फोर्स या रिपल्सिव फोर्स। तो जो फोर्स होती है उसमें लाइक चार्जेस, मतलब दोनों चार्ज पॉजिटिव है, अगर यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज पड़ा है, यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज पड़ा है, तो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। यहाँ ना बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि रिपेल ईच अदर तो लिख दिया, लेकिन वो रिपल्शन के लिए लग क्या रहा है उसमें, रिपल्शन जो है
वो रिपल्शन हो रही है, जो वो क्या है, वो एक फोर्स है, फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रहा है। ऐसे ही अनलाइक चार्ज, मतलब अगर एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, तो वो आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्ट ईच अदर। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। यहां मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, तो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। और जब वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो या रिपल्शन हो, जब ये दो चार्ज हैं, एक चार्ज को मैंने Q1 कह दिया, दूसरे चार्ज को मैंने Q2 कह दिया, दोनों के बीच का डिस्टेंस R है अगर, तो आइदर द फोर्स ऑफ रिपल्शन और द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी Q1 इंटू Q2, मतलब दोनों की चार्ज की वैल्यू क्या है, 1 कूलम, 2 कूलम या 3 कूलम, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, और तो फोर्स प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के मैंने K कांस्टेंट लगाया, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये क्या है, रिपल्शन हो रही है, जो अट्रैक्शन हो रही है, दीज आर द फोर्सेस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड फोर्स ऑफ रिपल्शन रहने वाला है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, विच इज चार्ज इज क्वांटिसाइज्ड। चार्ज इज क्वांटिसाइज्ड मतलब चार्ज क्वांटिसाइज है, मतलब टोटल चार्ज ऑन द बॉडी, एक बॉडी पे कितना टोटल चार्ज है, Q की वैल्यू वो किस पे डिपेंड करती है, इज इक्वल्स टू Ne। N इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उस बॉडी में कितने हैं, ठीक है, और E चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, विच इज -19 कूलम, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो चार्जेस क्वांटिसाइज। इसके बाद हम एक और प्रॉपर्टी की बात करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में एक और प्रॉपर्टी की बात करेंगे, चार्ज इज कंजर्व्ड, मतलब चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। चार्ज किससे बना है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो इलेक्ट्रॉन गायब थोड़ी ना करेंगे, एक ने अगर गेन किया तो दूसरे ने लूज किया, इसने लूज किया तो इसने दिया इसने लिया, तो टोटल चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व। तो टोटल चार्ज ऑन द बॉडी इज द वेरियस चार्जेस जो है उनका हम सम कर देंगे, तो दैट इज चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, चार्ज इज क्वांटिसाइज, चार्ज इज कंजर्व, देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द फोर चार्जेस, डिपेंडिंग ऑन वो लाइक चार्जेस है या अनलाइक चार्जेस है। ठीक है, तो ये चार्ज हो गया। अब जब एक चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स लगा रहा है, तो वो कितनी दूर तक फोर्स लगाएगा, देखिए, अब चार्ज है तो चार्ज की कोई एरिया होगा, दैट एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एक चार्ज पार्टिकल है, ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल अगर मैंने लिया, ये एक चार्ज पार्टिकल है, ये चार्ज पार्टिकल किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल पे जितने एरिया में वो लाई कर रहा है और वो फोर्स लगा पा रहा है, ये चार्ज पार्टिकल इतने एरिया में अपने दूसरे चार्ज को आइदर रिपेल करे और अट्रैक्ट करे, हम वो नहीं कह रहे, फोर्स लगा रहा है, फोर्स अट्रैक्टिव नेचर, वो नेचर ऑफ फोर्स है कि वो फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी हो सकती है। जब कोई एक चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पे फोर्स लगा रहा है, जितने एरिया में, जितना उसका एरिया है जहां वो इन्फ्लुएंस कर सकता है, दूसरे चार्ज पे फोर्स लगा सकता है, उतने एरिया को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, द एरिया सराउंडेड बाय अ चार्ज पार्टिकल ऑन विच एन चार्ज अप्लाइज फोर्स ऑन अनदर चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ आया ये सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से। अब हमारी बात है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नेक्स्ट टर्म जो है आपको समझनी है वो है पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये एक चार्ज पार्टिकल था आपके पास, ये एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल था। इस चार्ज पार्टिकल को अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड में दूसरा चाहिए, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया जहां पे ये फोर्स लगा सकता है, कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल उसको, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, इसको मैंने लिखा यूनिट पॉजिटिव, ये यूनिट पॉजिटिव मतलब +1, पॉजिटिव प्लस यूनिट 1, तो 1 कूलम ऑफ चार्ज को उसको कहीं इंफिनिटी से, कहीं दूर से अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड में लाना है।
जब इस चार्ज पार्टिकल को मुझे उठा के इधर लाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। तो वर्क डन, जब एक चार्ज पार्टिकल को लाने के लिए जो वर्क डन किया जाता है, दैट वर्क डन इज कॉल्ड पोटेंशियल। V इज इक्वल्स टू W बाई क्यू। क्या मतलब, वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव, यूनिट मतलब 1 कूलम, और वो 1 कूलम कैसा, -1 या +1, तो यूनिट पॉजिटिव +1, यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम, कहीं दूर से, फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं एक चार्ज पार्टिकल को कहीं दूर इंफिनिटी से उठा के यहां लेके आई, तो जो चार्ज पार्टिकल को जब मैं इंफिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के कहीं किसी जगह पे यहाँ पे कहीं लाना पड़ा, ताकि ये वाला चार्ज पार्टिकल जो उस पर फोर्स लगा सके, ठीक है, समझे, क्यों लाए, ताकि ये वाला चार्ज पार्टिकल इस पे फोर्स लगा सके, तो उसे हम क्या कहते हैं, वर्क डन। और दैट वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज potential. Work done in bringing a charged particle from the infinity to the point in electric field is called electric potential. अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस से क्या डिफरेंस मतलब है वो समझते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो समझ आया, बट अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, तो देखिए डिफरेंस क्या है। यहाँ पे इंफिनिटी नहीं है, यहाँ दोनों पॉइंट मुझे पता है, ये मेरे पास पोटेंशियल, पोटेंशियल एट पॉइंट निकालना है। पोटेंशियल को डिफाइन करने के लिए हम लेते हैं V, ठीक है, और पोटेंशियल की जो SI यूनिट होती है, SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल इज वोल्ट। ओके, ये क्लियर रहेगा। पोटेंशियल की जो SI यूनिट होती है वो वोल्ट, चार्ज की SI यूनिट क्या थी, कूलम, कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते थे। अब ये क्या है, VA माइनस VB। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, पोटेंशियल एट A माइनस पोटेंशियल एट B। मतलब अब मेरे पास ये एक चार्ज पार्टिकल था, इसकी यहां से कोई इंफिनिटी से इसकी फील्ड में कोई एक चार्ज पार्टिकल लाए। देखिए समझिए दोबारा कि ये एक चार्ज पार्टिकल था QA और ये एक चार्ज पार्टिकल था QB। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज को लाने के लिए जो वर्क किया गया वो पोटेंशियल VA। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में चाहे दूसरे चार्ज पार्टिकल को लाए ताकि वो एक फोर्स अप्लाई कर सके, तो दैट इज VB। द पोटेंशियल एट A एंड पोटेंशियल एट B को जब माइनस कर दिया ताकि मैं इन दोनों का बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल निकाल सकूं, तो उसे क्या कहा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन हम कैसे लिखेंगे, वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, मतलब अब इंफिनिटी वाला पॉइंट खत्म हो गया, वन पॉइंट टू अनदर इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में दो अलग अलग पोटेंशियल पड़े हैं और उन दोनों की वैल्यू का डिफरेंस जो हम ले रहे हैं दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इस चार्ज पे कोई एक पोटेंशियल होगा, इस चार्ज का एक कोई पोटेंशियल होगा, दोनों के पोटेंशियल को जब मैं माइनस कर दूंगी तो वो क्या बनेगा, हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर, द यूनिट ऑफ पोटेंशियल इज, पोटेंशियल को पोटेंशियल से माइनस करोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा, लेकिन वो फिजिकल प्रॉपर्टी तो पोटेंशियल ही, वोल्ट ही रहेगा, V से ही रिप्रेजेंट होगा। ओके, चलिए अब आते हैं, फिर जब हमें पोटेंशियल डिफरेंस समझ आ गया तो अब हम आते हैं करंट पे। इलेक्ट्रिक करंट, जिसकी वजह से हमारे घर में करंट की वजह से ही ये इलेक्ट्रिसिटी, जिसकी वजह से ये चैप्टर बना इलेक्ट्रिसिटी, तो हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट की। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। सबसे पहले तो आप समझेंगे जो इलेक्ट्रिक करंट है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि करंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है। करंट के कंसेप्ट को समझने से पहले एक और बात को भी समझेंगे कि दो तरह के मटेरियल्स होते हैं हमारे पास, वन इज कंडक्टर एंड अनदर इज इंसुलेटर, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो अपना इलेक्ट्रॉन का गेन और लॉस इजिली कर सकता है
उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो कंडक्टर्स, ठीक है, उसमें करंट पास होगा। जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है वो गेन लॉस नहीं करेगा, उसमें करंट पास नहीं होगा, तो वो क्या हो गया, इंसुलेटर। समझते हैं आप करंट एक्चुअली है क्या? डेफिनेशन लिखते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो करना, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज अब एक जगह खड़ा था, स्टैटिक था, अब मैं उसको चला देती हूँ, मोशन में ले आती हूँ, तो जब वो मोशन में आया तो वो चार्ज के चलने की वजह से क्या प्रोड्यूस होता है, करंट प्रोड्यूस होता है। करंट क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। करंट क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। करंट की यूनिट क्या है, करंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कैपिटल आई से, यूनिट एम्पियर, ओके, कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए अब मेरे पास ये कंडक्टर था, क्योंकि कंडक्टर क्यों था, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन थे, इलेक्ट्रॉन थे तो कंडक्टर, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन को मैं घुमाऊंगी, घूमेंगे तो करंट प्रोड्यूस होगा। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, ठीक है, और वो चार्ज कौन सा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स घूमेंगे, उनका घूमना क्या कहलाएगा, करंट। ये बैटरी बनाई मैंने, देखिए ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये मैंने बैटरी लगाई कंडक्टर के साथ, ठीक है। जैसे ही मैंने यहाँ पे बैटरी लगाई, पोटेंशियल दिया, क्या दिया, पोटेंशियल दिया, वी पोटेंशियल दिया मैंने यहाँ पे, तो इस कंडक्टर में जितने भी इलेक्ट्रॉन थे, जितने भी इलेक्ट्रॉन थे वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होंगे, इधर मूव करेंगे, क्योंकि ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज। जैसे ही मैं पोटेंशियल अप्लाई करूंगी तो जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं इस कंडक्टर में वो क्या करेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड फोर्स ऑफ रिपल्शन दोनों शो करेंगे। नेगेटिव नेगेटिव रिपल्शन होगी और ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन इधर से इधर घूमने शुरू करेंगे और याद रखिएगा जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में, उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, फ्लो ऑफ करंट। करंट इधर जाएगा तो करंट ऐसे जा रहा है, करंट ऐसे जा रहा है, करंट कंडक्टर में ऐसे जा रहा है। तो इसको देख के आपको क्या समझ आ रहा है, जो आपको याद करना है कि करंट की डायरेक्शन क्या है, करंट जो है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा है, इस बात को आप याद कर लीजिए। ये रिजल्ट है जो मैंने आपको बताया। जब मैंने एक कंडक्टर पे पोटेंशियल अप्लाई किया तो पोटेंशियल अप्लाई करते ही क्या हुआ, दो चार्ज पार्ट, इसमें जो कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे उसको फोर्स मिला, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन लगा। रिपल्शन की वजह से नेगेटिव नेगेटिव इलेक्ट्रॉन रिपेल हुए, इलेक्ट्रॉन उधर मूव करेंगे और इधर की तरफ आ रहे हैं पॉजिटिवली चार्ज। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जाते हैं उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में कौन जाता है, उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट मूव करता है, ड्रिफ्टेड, ड्रिफ्ट, फटाफट से जाएंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्टेड लाइन में लग के फटाफट से जा रहे हैं, ड्रिफ्ट, ठीक है, तो उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट होता है। अब बहुत सारे बच्चे ये बात कहेंगे कि मैम यहाँ तो आप लिख रहे हो कि करंट जो है स्केलर क्वांटिटी है, जबकि अगर कोई एक उसके मूव कर रहा है, उसकी कोई एक डायरेक्शन बता रहे हो ऑपोजिट, तो वो तो वेक्टर होना चाहिए, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी की तो एक फिक्स डायरेक्शन। तो भाई डायरेक्शन है, लेकिन डेफिनेशन को ध्यान से समझिए, करंट की एक फिक्स्ड डायरेक्शन है, वो डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है, इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट डायरेक्शन में वो मूव करता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट डायरेक्शन में वो मूव करता है, इन अ फिक्स्ड डायरेक्शन है, इसीलिए वो एक स्केलर क्वांटिटी है। वो क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। अगर मैं इसको फॉर्मूला की फॉर्म में लिखने लगूं तो मुझे क्या समझ आया कि करंट आई इज फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, रेट मतलब टाइम के साथ, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। जब करंट जितनी तेजी से जाएगा, चार्ज जितनी तेजी से जाएगा उतना तेज करंट, अगर चार्ज स्लो जाएगा टाइम ज्यादा लेगा, करंट कम, चार्ज तेजी से मूव करेगा टाइम कम लेगा, करंट ज्यादा। तो इट इज फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। ये हुआ हमारा इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के बाद हम आते हैं, पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट, और इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने के लिए मुझे कुछ सिंबल्स की जरूरत पड़ती है, तो उन सिंबल्स की बात कर लेते हैं।
इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने के लिए क्या क्या सिंबल यूज किए जाते हैं। तो फर्स्ट वन इज दिस इज सेल। जब एक बैटरी को सेल को हम लगाते हैं, ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, बस छोटे वाला नेगेटिव टर्मिनल। इसे एक सेल है जो आप अपने मोबाइल में यूज करते हैं, मोबाइल की बैटरी में, ठीक है, वो बैटरी है ना सेल। और जो टीवी रिमोट्स में यूज कर रहे हैं। अब ये बहुत सारे सेल को मैंने एक साथ कनेक्ट कर दिया तो ये बैटरी बन गया, ठीक है। ये सिंबल हम बल्ब के लिए यूज करेंगे, ये सिंबल हम रेजिस्टेंस के लिए यूज करेंगे। अभी मैंने टर्म रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस नहीं किया है, आई विल इंट्रोड्यूस। अभी हम बात करेंगे रेजिस्टेंस क्या होता है, सिंबल समझिए। ये सिंबल हम वेरिएबल रेजिस्टेंस के लिए यूज करेंगे। मतलब अगर किसी सर्किट में हम रेजिस्टेंस की वैल्यू जो कि एक कांस्टेंट होती है लेकिन उसको फिर भी चेंज कर रहे हैं टाइम टू टाइम अपनी जरूरत के हिसाब से, तो उसे वेरिएबल रेजिस्टेंस बोलते हैं और रियोस्टैट बोलते हैं, ठीक है। ये एमीटर होता है। एमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू डिटरमाइन द करंट। बैटरी में कितना करंट है, सर्किट में कितना करंट है, 1 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर करंट बता सकते हैं। तो वो करंट को डिवाइस मापने वाला जो डिवाइस होता है उसे एमीटर बोलते हैं। एमीटर इज अ डिवाइस दैट मेजर्स द करंट। वोल्टमीटर इज अ डिवाइस दैट मेजर द पोटेंशियल। बैटरी कितना पोटेंशियल है, ये मैंने सर्किट बनाया था। इस सर्किट के साथ मैंने, कहाँ गया हमारा सर्किट, ये हमने सर्किट बनाया था। इस सर्किट की अगर मैं बात करूं तो इस सर्किट ने कितना पोटेंशियल दिया मेरे कंडक्टर को, तो वो कैसे हम डिटरमाइन करेंगे, यूजिंग अ वोल्ट मीटर। कैसे यूज कर पता चलेगा, यूजिंग अ वोल्ट मीटर, ठीक है। उसके बाद एक गैल्वेनोमीटर भी होता है जो आपने यहां यूज नहीं करना है इस चैप्टर में, बट आपके मैग्नेटिक फील्ड में पूछा जा सकता है। डिफ्लेक्ट डिटरमाइंस, ये गैल्वेनोमीटर है, स्मॉल चेंज इन करंट, स्मॉल चेंज इन करंट। टेस्टर, आपने आपके घर पे एक टेस्टर जरूर होगा, जिस या आप इलेक्ट्रिशियन को देखा होगा, आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही, वो चेक करके बताया करंट तो आ रहा है, तो उसमें एक लाइट ब्लिंक करती है, वो सिर्फ इतना बताता है कि आपके डिवाइस में करंट है या नहीं, कितना है वो नहीं बताता। गैल्वेनोमीटर स्मॉल चेंज इन करंट को आइडेंटिफाई करता है, सिर्फ आइडेंटिफाई, अमाउंट नहीं बताता है कितना, सिर्फ यस और नो बताता है कि आपके डिवाइस में करंट है या नहीं। तो वो जो टेस्टर आप वर्ड यूज करते हैं अपने घर में, स्क्रू ड्राइवर जैसा दिखता है, उसके ऊपर लाइट होती है, तो दैट इज गैल्वेनोमीटर। वो बताता है आइडेंटिफाई डिटरमाइन द स्मॉल चेंज इन द करंट, ठीक है। तो बल्ब हो गया, बैटरी होगी, एमीटर, रेजिस्टेंस, सब हमने आपके सर्किट के लिए यूज कर लिया। अब हम बनाएंगे कुछ सर्किट्स। अब हम बनाएंगे कुछ सर्किट। देखिए सर्किट एक ओपन सर्किट हो सकता है, उससे पहले एक चीज रह गई हमारी, स्विच लगाते हैं, स्विच लगाते हैं सिंबल्स में। तो ये होती है हमारी की, जो कि आपका स्विच बोर्ड है, ये की है। की हम जो स्विच ऑन करते हैं, ऑफ करते हैं, ठीक है। की क्लोज्ड, की क्लोज्ड है मतलब स्विच ऑन है, स्विच ऑन है तो करंट पास करेगा। अगर की ओपन है, यहां से की निकाल ली मैंने, की ओपन हो गई तो मतलब स्विच ऑफ है। स्विच ऑफ होगा तो क्या आपके डिवाइस में करंट पास करेगा, बिल्कुल भी नहीं, आपके डिवाइस में करंट पास नहीं करेगा। चलिए बात करते हैं फिर ओपन सर्किट की, ओपन सर्किट की और क्लोज्ड सर्किट की। क्लोज्ड सर्किट की, आपके पास वो डिवाइस हम यूज करेंगे वो जब मुझे करंट के बारे में पढ़ना है, इलेक्ट्रिसिटी पास करानी है, तो मैं कौन सा सर्किट यूज करूंगी, मैं क्लोज सर्किट। क्योंकि ओपन सर्किट मतलब स्विच ऑफ हो जाएगा और क्लोज्ड सर्किट मतलब स्विच ऑन हो जाएगा। देखिए मैंने एक सर्किट बनाया, ध्यान से देखिएगा इस सर्किट को। इस सर्किट में मुझे ये बल्ब ग्लो कराना था। इस बल्ब को ग्लो कराने के लिए मैंने यहाँ साथ में लगाया एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे लगाया बैटरी, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल, और यहाँ बीच में लगाया आपका स्विच,
दैट इज की, और इस की को मैंने ओपन रखा है, तो की ओपन है इसीलिए स्विच क्या है, ऑफ है, करंट पास नहीं करेगा। करंट पास नहीं करेगा तो मेरा ये बल्ब ग्लो कैसे करेगा, ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा। ओके, उससे ज्यादा जरूरी चीज देखिए, मैंने ये जो बैटरी है इसके पैरेलल में वोल्ट मीटर लगाया, और जो हमारा सर्किट है रेजिस्टेंस के सीरीज में यहाँ एमीटर लगाया। एमीटर लगाया ताकि पता चले सर्किट में कितना करंट है, और वोल्ट मीटर लगाया पता चले कि बैटरी कितना पोटेंशियल दे रही है। अभी आगे डिस्कस करेंगे कि व्हाई एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज एंड व्हाई वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल, इसको डिस्कस करते हैं अभी। अब मैंने सर्किट को जब क्लोज किया, सेम सर्किट, ये बल्ब को ग्लो कराना था, तो बल्ब को ग्लो कराने के लिए सबसे पहले हमने ये रेजिस्टेंस लगाया, ये एमीटर लगाया, ये की लगाई, उसको क्लोज करेंगे और बैटरी के साथ अटैच कर दिया, और यहाँ पे बैटरी के पैरेलल में वोल्ट मीटर भी लगा दिया। ये हमारा एक क्लोज्ड कंप्लीट सर्किट है जिसमें करंट पास कर रहा है, जिसकी वजह से ब्लड नहीं, करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, बैटरी ने V पोटेंशियल दिया जिसकी वजह से I करंट आ रहा है, और ये रेजिस्टेंस R है। अब कुछ टर्म्स रहेगी हमारी, रेजिस्टेंस, एमीटर, वोल्ट मीटर, सीरीज, पैरेलल। चलिए आगे बढ़ते हैं चैप्टर में और इन सब चीजों को समझते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ बात करूंगी द वेरी इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज ओम्स लॉ। क्या बात करेंगे, ओम्स लॉ की बात करेंगे। ठीक है, ओम्स लॉ इज अ रिलेशनशिप बिटवीन दैट पोटेंशियल एंड द करंट, कि कितना पोटेंशियल दें तो कितना करंट प्रोड्यूस होगा। हमने कहा बैटरी लगाते हैं, बैटरी से कुछ पोटेंशियल मिलता है जिसकी वजह से डिवाइस में करंट फ्लो करता है। कितना करंट, कितना पोटेंशियल, तो वो बात करते हैं। ठीक है, उस बारे में बात करते हैं कि जब हम एक बैटरी में पोटेंशियल देते हैं तो कितना करंट जो है वो फ्लो करता है, उसके बारे में बात करते हैं। तो डेफिनेशन है ओम्स लॉ की जो पेपर में पूछी जाती है, अंडर सर्टेन फिजिकल कंडीशन, मतलब कुछ फिजिकल कंडीशंस होंगी, टेम्परेचर एंड ऑल, कुछ फिजिकल कंडीशंस पे, ठीक है, जहां पे वो कंडीशन, फिजिकल कंडीशन, टेम्परेचर हो सकता है, एटमॉस्फेयर प्रेशर हो सकता है। ठीक, करंट फॉलोइंग थ्रू द कंडक्टर, करंट फॉलोइंग थ्रू कंडक्टर, एक कंडक्टर में से जो करंट फ्लो कर रहा है वो कितना है वो बताना है मुझे। करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थ्रू द कंडक्टर, एक इंसुलेटर में से तो कभी करंट पास करेगा ही नहीं क्योंकि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड। हमने उस कंडक्टर में कितना बिना पोटेंशियल के, तो जब तक हम पोटेंशियल नहीं देंगे, मान लो ये कंडक्टर है, अभी इसमें करंट नहीं है, जब तक मैं इसको बैटरी से अटैच नहीं करूंगी, इसको कोई पोटेंशियल नहीं दूंगी, प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड, उसको हमने कितना पोटेंशियल दिया है। तो यहां से क्या बना, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I। करंट बढ़ाया, पोटेंशियल बढ़ा, पोटेंशियल बढ़ाया, करंट बढ़ा, करंट कितना है जितना पोटेंशियल है, पोटेंशियल कम, करंट कम। ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी को साइन को हटा के हम हमेशा क्या लगाते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं। आपको पता है फिजिक्स में ये बढ़ा रहे हैं तो ये भी बढ़ रहा है, ये बढ़ा रहे हैं तो ये भी बढ़ रहा है। ऑब्वियसली हमने बैटरी का पोटेंशियल बढ़ाया तो करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, क्या हमेशा बढ़ता ही रहेगा, कुछ रोकने का कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी, तो हमने प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के कांस्टेंट लगाया, दैट कांस्टेंट इज रेजिस्टेंस। ठीक है, चलिए पहले ग्राफ बनाते हैं फिर रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। हम एक ग्राफ बनाते हैं यहाँ पे जिसमें हम वी आई ग्राफ बनाते हैं, वी और आई को लेते हैं, मतलब हम अपने एक सर्किट में, ये जो मेरा सर्किट था क्लोज सर्किट, इस क्लोज सर्किट में मैंने पहले पोटेंशियल लिया 3 वोल्ट, करंट को चेक किया 6 एम्पियर, पोटेंशियल किया मैंने 4 वोल्ट 8 एम्पियर, ऐसे जैसे जैसे मैं पोटेंशियल बढ़ाती जाऊंगी करंट जो है वो बढ़ता जाएगा। तो पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। तो ये जो ग्राफ आएगा हमेशा क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन। ग्राफ कैसा आया,
स्ट्रेट लाइन। अगर कोई कंडक्टर ये ओम्स लॉ के ग्राफ को फॉलो नहीं कर रहा है तो वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। तो ओमिक कंडक्टर जो भी होंगे, जिनमें करंट पास कर रहा है कंडक्टर में, वो ओमिक कंडक्टर होंगे, तो उसका स्ट्रेट वी ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगा। दिस इज एन एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन ऑल्सो। उस क्वेश्चन में आपको प्रॉपर ग्राफ प्लॉट करके दिखाएंगे विद वैल्यूज। अगर कंडक्टर ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, अब कहोगे मैम कंडक्टर है तो ओम्स लॉ को तो फॉलो करेगा ना, तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सुपर कंडक्टर्स होते हैं, कुछ सेमी कंडक्टर्स होते हैं, दे एग्जैक्टली डू नॉट फॉलो द ओम्स लॉ। जो प्योर कंडक्टर्स होते हैं वो ओम्स लॉ को फॉलो जरूर करेंगे, उन्हें करना ही पड़ेगा, वरना तो कैसे बात बनेगी। तो वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं हो सकता है। तो ये नॉन ओमिक कंडक्टर्स है। ओम्स लॉ को फॉलो करने वाले ओमिक कंडक्टर्स होंगे और उन्हीं में करंट और पोटेंशियल का रिलेशन जो लीनियर रिलेशनशिप होगा। स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ रहा है मतलब लीनियर relationship, directly proportional, V and I are directly proportional to each other। ठीक है, अब यहां से हम आगे बढ़े, जब अब हमें बात करनी है नेक्स्ट, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के हमने एक टर्म यूज की थी कांस्टेंट वैल्यू, दैट इज रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस नाम से पता चल रहा है, रेजिस्ट रोक रहा है, किसको रोकेगा, करंट को रोकेगा, एक्सेस करंट को नहीं जाने देगा हमारे सर्किट में। ठीक है, it resists the flow of current, it resistance resist the flow of current, करंट को आने से रोकने वाला जो डिवाइस है उसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस। जो करंट रेजिस्टेंस जो रेजिस्ट करेगा करंट को ज्यादा नहीं आने देगा। और इसकी जो एसआई यूनिट है, अच्छा रेजिस्टेंस को लिखेंगे कैपिटल आर से, इसकी जो एसआई यूनिट है वो क्या होती है, ओम। सिंबल क्या होता है ओम का, ये ओम। ठीक है, तो एसआई यूनिट ओम। चलिए 1 ओम को डिफाइन करते हैं। जैसे मुझे पता है V इज इक्वल्स टू आई आर है ना, हमने अभी लिखा V इज इक्वल्स टू आई आर, तो R की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, V बाय आई। R की वैल्यू क्या आ जाएगी, V बाय आई। तो रेजिस्टेंस इज सेड टू बी 1 ओम, रेजिस्टेंस इज सेड टू बी 1 ओम when 1 volt of potential is applied across the conductor and 1 ampere of current is following। डेफिनेशन लिखते हैं, डिफाइन 1 ओम, यहां हम लिखते हैं डिफाइन 1 ओम, पेपर में आता है आपके क्वेश्चन। तो रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस एक डिवाइस जो आपकी वायर है, जो हम यूज कर रहे हैं सर्किट में, जो डिवाइस है उसका अपना एक रेजिस्टेंस होता है, वो रेजिस्ट करता है फ्लो ऑफ करंट को। ठीक है, फ्लो ऑफ करंट को रेजिस्ट करता है, उसी को रेजिस्टेंस बोलते हैं। रेजिस्टेंस के लिए रेजिस्टेंस देने के लिए हम कुछ डिवाइसेस लगाते हैं। रेजिस्टेंस इज अ फिनोमिना दैट रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट। और एक सर्किट में मुझे रेजिस्टेंस देना है कि फ्लो करंट एक्सेस करंट ना जाए, इस करंट इतना ही जाए, इससे ज्यादा नहीं, तो हम जो डिवाइस लगाते हैं वो रेजिस्टर, डिवाइस रेजिस्टर फॉर दैट प्रोवाइड्स रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस is said to be 1 ohm when, कब, एक डिवाइस में रेजिस्टेंस जो है वो 1 ओम होगा when 1 volt of potential is applied across conductor, जब मैंने कंडक्टर के अक्रॉस 1 वोल्ट का पोटेंशियल दिया और सिर्फ 1 एम्पियर ही करंट फ्लो कर रहा है, बाकी नहीं फ्लो कर रहा है, उससे ज्यादा नहीं, तो रेजिस्टेंस 1 ओम था। इसीलिए when but 1 volt of potential is applied across the current conductor and 1 ampere of current is following in सर्किट, और सर्किट में 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, तो जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, 1 ओम होगा। द पोटेंशियल इज सेड टू बी 1 ओम। ओके, समझे इस बात को कि रेजिस्टेंस क्या होता है, ये एक डिवाइस। अब आगे चलते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बनेगा, ये रेजिस्टेंस कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग
रेजिस्टेंस इन कंडक्टर, एक कंडक्टर में रजिस्टर लगा है, वो रजिस्टर रेजिस्टेंस दे रहा है, एक कंडक्टर में रजिस्टर लगा है, वो रेजिस्टेंस दे रहा है, रेजिस्ट कर रहा है फ्लो ऑफ करंट को, तो वो कितना फ्लो ऑफ करंट को रेजिस्ट करेगा, उसकी वैल्यू 2 ओम है, 3 ओम है, 5 ओम है, वो कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। तो वो फैक्टर्स क्या हैं? द फर्स्ट फैक्टर इज resistance depends first is directly proportional, रेजिस्टेंस किससे बना है? एक वायर से बना है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ वायर, जिससे वो बना है उसकी लेंथ कितनी है। अगर रेजिस्टर की लेंथ ज्यादा तो रेजिस्टेंस ज्यादा। ओके, एक वायर है, उससे हमने रेजिस्टर बनाया, जितनी ज्यादा, ऐसे जिगजैग जिगजैग बनाया ना, सिंबल क्या बनाया रेजिस्टेंस का, ऐसे, मोर द लेंथ मोर विल बी द रेजिस्टेंस, एंड इनवर्सली proportional to the area of cross section of wire, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, मतलब जो आपने वायर यूज की इस रेजिस्टर को बनाने के लिए, वो पतली है या मोटी। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये चीज वायर की, मतलब वो वायर मोटी है या पतली, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, मतलब अगर एरिया ज्यादा, वायर मोटी होगी तो रेजिस्टेंस कम, वायर जितनी पतली होगी उसमें उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, वो उतना कम, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो कम करंट फ्लो करेगा, पतली वायर में हमेशा कम करंट फ्लो करता है क्योंकि उसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। ओके, थर्ड फैक्टर इज, पहले इन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं, तो यहां से बना हमारा L बाय ए, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के अगेन मैंने एक कांस्टेंट लगाया, इस कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं, रो, which is actually the resistivity, रो is representing the, रो is representing resistivity, क्या है वो, resistivity, और resistivity किस पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ वायर पे, कि वायर जो है वो किस चीज की बनी है, वो मेटल है, वो एलॉय है, ठीक है, किस चीज की बनी है उस पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे डिपेंड करता है रेजिस्टिविटी। तो चलिए रेजिस्टिविटी की यूनिट की बात कर लेते हैं, ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, फिक्स है, चेंज नहीं होगी। अगर मैंने कॉपर वायर ली है तो उसकी रेजिस्टिविटी फिक्स है, क्योंकि वो कॉपर वर्ड पे डिपेंड करती है कि कॉपर की, मटेरियल क्या है वायर का, कॉपर, ठीक है, तो मटेरियल ऑफ द वायर, नेचर ऑफ वायर, और आप वर्ड यूज कर सकते हैं मटेरियल ऑफ वायर, मतलब वो मेटल है, तो कौन सी मेटल है, तो रेजिस्टिविटी को मैं कैसे लिखूंगी, फॉर्मूला, रो इज इक्वल्स टू आर ए बाय एल, यहां सिर्फ मैंने रो की वैल्यू को फाइंड करने के लिए ए को ऊपर और एल को नीचे लिया, तो रेजिस्टेंस ऑन एरिया मीटर स्क्वायर, लेंथ मीटर, कट करके हमारा बन गया रो मीटर, तो द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ऑलवेज ओम मीटर, रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या रहेगी, ओम मीटर रहेगी। क्लियर हुआ। रेजिस्टेंस जो है एक डिवाइस में करंट कितना फ्लो करेगा उसको देखता है, रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट, एक्सेस करंट को, ज्यादा करंट को नहीं जाने देता, रेजिस्टेंस लगा है, ठीक है, वायर का अपना भी रेजिस्टेंस होता है, और वो वायर रेजिस्टेंस जो है वो किस पर डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जितनी ज्यादा पतली वायर उतना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना कम करंट। हमने उसको कंबाइन करके निकाला है कांस्टेंट रेजिस्टिविटी which is depending on the material of the wire and the unit is ohm meter, यूनिट क्या रहेगी उसकी, ओम मीटर रहेगी। चलिए अब एक, एज वी आर इंडियंस एंड हमारे पास बहुत सारी चीजों की कमी रह जाती है, मेरे पास एक डिवाइस में मुझे रेजिस्टेंस लगाना है 50 ओम, बट मेरे पास 10 ओम के रेजिस्टर्स है, मुझे टोटल रेजिस्टेंस चाहिए अपने डिवाइस में 50 ओम, बट मेरे पास जो रेजिस्टर्स पड़े हैं या मार्केट में जो रेजिस्टर्स अवेलेबल है वो 10 ओम के ही हैं, मुझे तो रेजिस्टेंस ज्यादा चाहिए, या केस में भी था ऑपोजिट, कि मेरे को 10 ओम रेजिस्टेंस चाहिए
टोटल मेरे सर्किट में, बट जो मेरे पास रजिस्टर अवेलेबल है तो 50 ओम के हैं। तो उन केसेस में क्या कर सकते हैं हम, तो हम कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। कम या ज्यादा रेजिस्टेंस करने के लिए हम रजिस्टर्स को जोड़ सकते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, बहुत सारे रजिस्टर्स को जोड़ दे। तो जब रजिस्टर्स को जोड़ेंगे तो पहला कैसे जोड़ेंगे? रजिस्टर्स इन सीरीज, बहुत सारे रजिस्टर्स को सीरीज में जोड़ना है। अब यहाँ पे ना वर्ड सीरीज पे फोकस करते हैं। सीरीज वर्ड का ही मतलब क्या होता है? एंड टू एंड, एक के बाद एक जोड़ देना है, एक के बाद एक के बाद एक को जोड़ देना है। जब एंड टू एंड जोड़ते हैं, जिसके कारण सीरीज में जोड़ने के कारण सभी रजिस्टर्स में करंट क्या जाता है? सेम जाता है। ये लॉजिक है। एंड टू एंड जोड़ेंगे तो अरेंजमेंट की वजह से सीरीज में करंट सब में क्या जाएगा? सेम जाएगा। पोटेंशियल सब में क्या होगा? डिफरेंट। ये आपको याद रखना है, पोटेंशियल सब में क्या होगा? डिफरेंट होगा। तो देखिए क्या होता है। चलिए, मैंने एक सर्किट लिया, इसमें एक ये रजिस्टर था, दूसरा रजिस्टर, तीसरा रजिस्टर, R1, R2, R3, दीज आर द 3 रजिस्टर्स। ये एमीटर लगाया, यहाँ पे स्विच लगाया, की क्लोज की, बैटरी को भी अटैच किया, ठीक है। बैटरी के पैरेलल में वोल्ट मीटर लगाया पोटेंशियल को मापने के लिए। ये मेरा सर्किट बन गया। दिस इज माई क्लोज सर्किट। अब सबसे पहले तो आप बताओ करंट कहाँ फ्लो करेगा? सोचो। तो करंट कहाँ फ्लो करेगा? करंट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता हुआ नेगेटिव टर्मिनल पे। देख रहे हैं, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकला, सब में सेम करंट जा रहा है, तो जो टोटल करंट है वो I है, लेकिन सबका पोटेंशियल क्या है? डिफरेंट है सभी रजिस्टर्स का। इसका पोटेंशियल V1, इसका पोटेंशियल V2, इसका पोटेंशियल V3। द पोटेंशियल अक्रॉस द 3 रजिस्टर्स इज डिफरेंट। R1 का मैंने V1 पोटेंशियल मान लिया, R2 का मैंने पोटेंशियल माना V2, एंड तो कंसीडर अ सिचुएशन इन विच 3 रजिस्टर्स R1, R2 एंड R3 आर कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज का मतलब एक के बाद एक, सच दैट, जिसकी वजह से व्हेन द पोटेंशियल V इज अप्लाइड फ्रॉम द बैटरी, हमने पोटेंशियल V दिया बैटरी से, तो V पोटेंशियल देते ही the current flows through the circuit and all the resistor receives the same current, while the potential across the 3 resistors are different, which is V1, V2, V3 respectively। ठीक है। अब ओम्स लॉ लगा लेते हैं। ओम्स लॉ लगाते हैं, इसी में ओम्स लॉ लगाया, अप्लाइंग ओम्स लॉ, तो हमें पता है टोटल पोटेंशियल V बैटरी से गया और तीनों में पोटेंशियल कितना था? V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, 3 रजिस्टर्स, तीनों का पोटेंशियल V1, V2, V3 और बैटरी से टोटल पोटेंशियल V गया था। ओके, तो इसको लिखे टोटल करंट I, टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज। टोटल रेजिस्टेंस सीरीज का क्या होगा वो मुझे फाइंड आउट करना है। यहाँ पे करंट सेम, रेजिस्टेंस R1, इसमें करंट I, क्योंकि सब में करंट सेम था, मैंने यहाँ I कॉमन ले लिया, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये I से I कैंसल। रेजिस्टेंस इन सीरीज, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जब मैं रेजिस्टर्स को सीरीज में जोड़ूंगी तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा? बाय सिंपली एडिंग देम, उनको ऐड कर दो। मेरे पास 10 ओम के रेजिस्टर थे, मुझे 50 ओम बनाना था, तो 10 ओम के 5 एक के बाद एक जोड़ दो सीरीज में, 10, 20, 30, 40, 50 हो जाएगा। मतलब मुझे जब मेरे पास रजिस्टर कम वैल्यू के अवेलेबल थे, रेजिस्टेंस को बढ़ाना है, तो मैं उसमें कहाँ कनेक्ट करूंगी? सीरीज में कनेक्ट करूंगी। अब कम करना हो तो क्या करेंगे? पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे। कम करना हो तो क्या करेंगे? पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे। देखिए रेजिस्टर्स को पैरेलल में कैसे कनेक्ट करते हैं, रेजिस्टर्स इन पैरेलल कैसे कनेक्ट करते हैं? तो ये एक रेजिस्टर R1, ये दूसरा रेजिस्टर R2, ये तीसरा रेजिस्टर R3। हमने इनको एक कॉमन एंड से कनेक्ट कर दिया और यहाँ पे ये बैटरी लगा दी, यहाँ पे एमीटर लगा दिया और यहाँ पे वोल्ट मीटर भी लगा दिया।
ओके। अब बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकला, बट यहां आके करंट डिवाइड हो गया, डिवाइड। R1 रजिस्टर में जो करंट गया वो I1, R2 रजिस्टर में जो करंट गया वो I2, R3 में जो गया उसकी वैल्यू मैंने ले ली I3। लेकिन पोटेंशियल जो है वो हमेशा क्या रहा, सेम। यहाँ टोटल करंट आया I, बैटरी से I करंट गया, लेकिन क्योंकि रेजिस्टर्स पैरेलल में डिवाइड थे तो करंट के पास 3 रास्ते थे, तो वो कुछ एक में चला गया, डिवाइड हो गया करंट। ठीक है, अब इक्वली डिवाइड नहीं, वो डिपेंड करता है वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस पे, क्योंकि वो रेजिस्ट कर रहा है ना फ्लो करंट को, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी उतना करंट कम जाएगा। R1 की वैल्यू अगर ज्यादा तो इसमें करंट कम, R3 की वैल्यू अगर कम है तो इसमें करंट ज्यादा, तो वो कितना करंट जाएगा वो डिपेंड करता है रेजिस्टेंस की वैल्यू पे। फिर ओम्स लॉ लगा लेते हैं, ओम्स लॉ लगाते हैं, अप्लाइंग ओम्स लॉ। ओम्स लॉ से पहले एक बात कर लेते हैं कंसेप्ट कि पैरेलल में जब मैंने रेजिस्टर्स को लगाया तो करंट जो है हर रेजिस्टर में क्या गया, डिफरेंट, क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू डिफरेंट हो सकती है, सेम होगी तो सेम भी जाएगा भाई। पोटेंशियल जो है यहाँ इस सर्किट में हर रेजिस्टर में क्या रहा, सेम। पोटेंशियल क्या रहता है, सेम। ओम्स लॉ लगाते हैं, ओम्स लॉ लगाते हैं तो हमें पता है V इज इक्वल्स टू IR होता है। तो क्योंकि यहाँ करंट डिवाइड कर रहा है, मैं करंट की फॉर्म में लिखूंगी, टोटल करंट फ्रॉम इन द सर्किट इज I डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स I1 I2 I3। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग ये क्या होगा, VRP। टोटल रेजिस्टेंस पैरेलल में कितना बनेगा देखते हैं, VR1 VR2 VR3। पोटेंशियल सेम है, रेजिस्टेंस जो हो गया वो अलग अलग हो गया, I1 का R1, I2 का R2, I3 का R3। V कॉमन ले लेते हैं, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, V/RP। V कैंसल, 1/RP is 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3। ठीक है, लेकिन ये 1/RP की वैल्यू आई है। अगर मुझे RP की वैल्यू निकालनी हो, मुझे अगर RP की वैल्यू निकालनी हो तो मैं इसको कैसे निकालूंगी, देखिए 1/RP इज इक्वल्स टू, इनका अगर मैं एलसीएम लू तो R1 R2 R3 ये हो जाएगा R2 प्लस R2 इंटू R3 प्लस R3 इंटू R1 प्लस R1 इंटू R2। ये RP की वैल्यू क्या हो जाएगी, R1 R2 R3 अपॉन R2 इंटू R3 प्लस R। एलसीएम लिया है सिंपल, मैंने कुछ भी नहीं किया, ये कुछ भी नहीं किया। जब आप मैथमेटिकल न्यूमेरिकल में ये करोगे तो सिंपल एलसीएम है और कुछ भी नहीं। आप यहाँ तक रिजल्ट को याद रखिए। न्यूमेरिकल्स जब हम करेंगे नेक्स्ट सेशन में, मैं इस सेशन में थ्योरी पढ़ा रही हूँ, नेक्स्ट सेशन में आपको एक लाइव सेशन में इसके सारे न्यूमेरिकल्स करवा के दिखाऊंगी, सब न्यूमेरिकल बनेंगे, हम लाइव कनेक्ट करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे। बट उससे पहले आपको ये देखना है, और यहाँ तक का रिजल्ट याद रखिए, ये रिजल्ट हम आपको न्यूमेरिकल में दिखाएंगे, आरपी की वैल्यू कैसे निकालनी। तो ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस इन पैरेलल। रेजिस्टर करंट फ्लो करा, करंट के फ्लो करने से ओम्स लॉ बना। ओम्स लॉ बना, पढ़ा तो पढ़ा कि एक कांस्टेंट क्वांटिटी होती है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के फैक्टर्स को पढ़ा, उनको सीरीज में लगाया, उनको पैरेलल में लगाया। रेजिस्टेंस इन सीरीज में जब हमने लगाया तो हम टोटल रेजिस्टेंस को बढ़ा लेते हैं। मेरे को टोटल रेजिस्टेंस को कम करना है तो मैंने उसको क्या कर दिया, पैरेलल में लगा दिया। मैंने उसको क्या कर दिया, पैरेलल में लगा दिया, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मान लीजिए मेरे पास 50 ओम का रजिस्टर था, मुझे तो 10 ओम ही चाहिए था, तो हम उसको पैरेलल में लगा देंगे 50-50 के, सो दैट ओवरऑल रजिस्टर जो है हम क्या कर दे, कम कर दे। अब आगे बढ़ते हैं, एक और टॉपिक, एक और टॉपिक है आपका, नेक्स्ट टॉपिक इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अब ये तो आपने अपने डेली लाइफ में एक्सपीरियंस किया है। आपके घर में बल्ब है, आज के टाइम में बल्ब बहुत कम यूज होते हैं, हम एलईडी बल्ब यूज करते हैं। वैसे चलिए, जो बल्ब होते थे टंगस्टन बल्ब पुराने, आपने कभी देखा, हमने स्विच ऑन किया तो क्या एकदम से गर्म हो जाता है, नहीं, कुछ टाइम बाद वो गर्म हो जाता है ना। कितना टाइम, जितना ज्यादा टाइम होगा तो जल रहा है तो गर्म हो जाता है। फैन बहुत देर तक चलता रहे तो उसका मोटर वाला पॉइंट है वो हीट अप हो जाता है। इवन आप गीजर में पानी गर्म करते हैं, कैसे गर्म हुआ, करंट दिया तो
करंट की वजह से कुछ हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, हीट प्रोड्यूस होती है। आपकी आयरन ना, जो आप घर पे कपड़े प्रेस करते हैं, और द कर्लिंग मशीन, द हेयर स्ट्रेटनर्स, बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस हैं, ठीक है। तो जहां पे क्या हो रहा है, करंट पास करते हैं, करंट पास करने की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। उसी ही हम कह रहे हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो देखिए, जैसे ही मैं किसी कंडक्टर में हीट पास करती हूँ, करंट पास करती हूँ, तो उसमें हीट एनर्जी डेवलप होती है। हीट जो है ये क्या है, एनर्जी है। हीट क्या है, किस फॉर्म में प्रोड्यूस हो रही है, एनर्जी की फॉर्म में प्रोड्यूस हो रही है। और वो कितनी होती है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट। जितना ज्यादा करंट, उसके स्क्वायर टाइम्स हीट प्रोड्यूस होती है। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। मोर द रेजिस्टेंस, मोर विल बी द करंट, ठीक है। एंड ऑल्सो द टाइम, मैंने पहले बोला गीजर को ऑन करते ही तो पानी गर्म नहीं हो जाता है ना, इट टेक्स टाइम। जितना टाइम ज्यादा लोगे उतना ज्यादा करंट प्रोड्यूस होगा। सबको कंबाइन कर देती हूँ यहाँ पे, तो ये बन जाएगा H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर टी। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन मैंने रिमूव करके कांस्टेंट लगाया K, और यहाँ पे K की वैल्यू आई प्रैक्टिकली 1। तो मतलब हीट एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है वो आई स्क्वायर आर टी होती है। वो क्या होती है, आई स्क्वायर आर टी। हीट वो एनर्जी ही है। हीट क्या है, एनर्जी ही है। इसको आगे यूज करेंगे। हीट एनर्जी का समझ आया कि कितनी होती है, वो आई स्क्वायर आर टी होती है। चलिए अब मैं पहले इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में बात करती हूँ। एनर्जी, आप समझते हैं एनर्जी क्या होती है, वर्क डन, वर्क पर यूनिट टाइम, पावर होती है। इलेक्ट्रिक एनर्जी की बात करते हैं। एनर्जी क्या होता है, वर्क डन, वर्क डन ही होता है। एनर्जी क्या होता है, वर्क इज ऑलवेज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। जो एनर्जी है वो क्या होती है, वो वर्क डन ही होता है ना। वो और कुछ भी नहीं होता है, वो क्या होता है, वर्क डन ही होता है। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होगी, इलेक्ट्रिक एनर्जी हमारी क्या होगी, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी हमारी होती है कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज। ये पढ़ा था हमने, देखिए कुछ फॉर्मूलाज को यहाँ मैं कंबाइन करूंगी। पोटेंशियल क्या था, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। और मुझे पता है उसको करंट की फॉर्म में चेंज करना था, I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी। तो यहां से Q की वैल्यू क्या आई, I इंटू टी। मैं कंबाइन कर देती हूँ, V बिकम्स W और द एनर्जी, बिकॉज वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो मैं इस वर्क डन को अब E लिख दूं, वर्क डन इज ऑलवेज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। Q को मैं यहाँ पे इस फॉर्मूला में लिख दूं आई टी। तो एनर्जी क्या बन जाएगी, वी आई टी। एनर्जी क्या बन जाएगी, वी आई टी। मैम अभी तो हीट एनर्जी आई स्क्वायर आर टी आई, और अब यहाँ पे एनर्जी वी आई टी आई। लेट्स सी कैसे मैं आई स्क्वायर आर टी, एनर्जी कुछ भी किसी तरह से भी बना सकते हैं। ये था ना H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। यही फॉर्मूला डराइव करके दिखाती हूँ आपको इस वी आई टी से। इस वी आई टी से हमने कहा कि एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी इज वी आई टी, ठीक है। मैं यहाँ पे V को कन्वर्ट कर लेती हूँ। ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ कहता है V इज इक्वल्स टू आई आर, V इज इक्वल्स टू आई आर। तो यहां से मेरी ये एनर्जी में V की वैल्यू मैंने पुट कर दी आई आर, और ये मेरा आई टी। तो ये क्या बन गया, आई स्क्वायर आर टी। तो एनर्जी जो है वो वी आई टी भी, डोंट गेट कंफ्यूज। बहुत सारे बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं कि एनर्जी को आई स्क्वायर आर टी लेना है या फिर वी आई टी। तो देखिए एनर्जी जब हीट की फॉर्म में प्रोड्यूस हो रही है तो मैंने उसको आई स्क्वायर आर टी लिख लिया, ठीक है। बट जब इलेक्ट्रिक एनर्जी लिखना था मुझे, मैंने वी आई टी लिख लिया। बट दो बोथ आर सेम थिंग, बिकॉज एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, इट ओनली चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक एनर्जी के बाद बात करते हैं इलेक्ट्रिक पावर की। बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स बनते हैं इस टॉपिक से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका फॉर द न्यूमेरिकल पर्पस, ठीक है। हम यहाँ पे न्यूमेरिकल में मैं आपको इसमें इसी टॉपिक पर सिखाऊंगी टू हाउ टू कैलकुलेट द हाउस होल्ड सर्किट करंट। आपका जो घर में इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है उसको किस तरह से
काउंट करना है, कैलकुलेट करना है। पावर क्या होती है? रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी, रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी, जो हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है वो किस रेट पे कंज्यूम हो रही है, इज कंज्यूम्ड, उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पावर। तो पावर क्या हो जाएगी? एनर्जी अपॉन में टाइम। पावर की यूनिट क्या होगी? वॉट। क्या होती है पावर की यूनिट? वॉट होती है। ठीक है, आप बल्ब लेते हो, 10 वॉट बल्ब, 0 वॉट बल्ब, 12 वॉट बल्ब, 20 वॉट बल्ब, तो वो वॉट क्या होता है? हमारा एसआई यूनिट ऑफ पावर होता है। ठीक है, चलिए अब एनर्जी को मैंने क्या लिखा? वी आई टी, और ये टाइम टी, तो पावर इज इक्वल्स टू, टी से टी कैंसल हो गया, वी आई। पावर इज वी आई। अब पावर की यूनिट वॉट है, तो लेट्स डिफाइन द वॉट। लेट्स डिफाइन द वॉट। पावर इन इलेक्ट्रिक सर्किट is defined as 1 वॉट। पावर 1 वॉट कब होगी? जब पोटेंशियल 1 वोल्ट होगा और करंट 1 एम्पियर होगा। When 1 एम्पियर of current is following in circuit, following in circuit, जब का सर्किट में एक 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा होगा, ऑन अप्लाइंग 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। मैंने सर्किट को 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दिया, जिसकी वजह से उसमें 1 एम्पियर करंट फ्लो किया, और तो फिर उस टाइम हम क्या कहेंगे कि उसमें पावर कितनी है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट क्या रहेगा उस टाइम पे? 1 वॉट। ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या, जो पावर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो उसमें रहेगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी जो उसमें रहेगा, वो क्या रहेगा? 1 वॉट रहेगा। ठीक है, एसआई यूनिट वॉट है, बट कमर्शियल यूनिट जो हम लेते हैं, कमर्शियल यूनिट, कमर्शियल यूनिट जो हम लेते हैं वो लेते हैं किलोवाट। हम क्या लेते हैं? कमर्शियल यूनिट एनर्जी की। अब घर में अगर वॉट्स में एनर्जी काउंट करने लगे ना, तो तुम फिर बिल को काउंट ही करते रह जाओगे। तो जो हमारी कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर होती है वो किलोवाट होती है, और जो कमर्शियल यूनिट इलेक्ट्रिक एनर्जी की होती है, जो यहाँ पे ये हीट एनर्जी या एनर्जी काउंट कर रहे हैं, कमर्शियल यूनिट जो हम इलेक्ट्रिक एनर्जी की लेते हैं, वो क्या लेते हैं? वो क्या लेते हैं? किलोवाट आवर। किलोवाट आवर। ठीक है, एनर्जी की जो हम यूनिट लेते हैं वो क्या लेते हैं? किलोवाट आवर। दैट इज एनर्जी को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? पावर इनटू टाइम से। आपने अपने घर में 10 वॉट का बल्ब कितनी देर जलाया, तो उससे हमें पता चलेगा उसने कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम की, और फिर हम उससे इलेक्ट्रिसिटी बिल काउंट करेंगे। कैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल काउंट करते हैं, या इस चैप्टर के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं जो कंफ्यूज करते हैं मैम को। मैंने तुम्हारी थ्योरी तो समझ आ गई, अब न्यूमेरिकल का क्या करें? तो इस पार्ट को कंप्लीट कीजिए, डन लिखिए कमेंट सेक्शन में, देन वी विल डू द न्यूमेरिकल्स ऑफ दिस चैप्टर इन अ लाइव सेशन। उससे पहले फटाफट से एक बार फॉर्मूला शीट बना लेते हैं। फॉर्मूला शीट बना लेते हैं इस चैप्टर की। तो फॉर्मूला शीट जब हमने बनाई, तो सबसे पहला हमने क्या पढ़ा था? चार्ज इज क्वांटिसाइज्ड। फिर हमने पढ़ा करंट क्या होता है? चार्ज पर यूनिट टाइम। पोटेंशियल क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद हमने पढ़ा ओम्स लॉ, V इज इक्वल्स टू आई आर। फिर हमने पढ़ा रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इज रो L बाय A। रेजिस्टेंस को अगर हम सीरीज में लगाएंगे तो R1 प्लस R2 प्लस R3। रेजिस्टेंस को हम पैरेलल में लगाएंगे तो टोटल रेजिस्टेंस 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। और क्या पढ़ा हमने? और क्या पढ़ा हमने? उसके बाद हमने पढ़ा हीट एनर्जी के लिए हम लगाते हैं I² RT,
या फिर एनर्जी के लिए हम लगा सकते हैं VIT। पावर होती है हमारी एनर्जी अपॉन में टाइम। कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, जब मुझे इलेक्ट्रिसिटी का करंट निकालना होगा तो कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या रहेगी, पावर इनटू टाइम, जिसमें पावर होगी किलोवाट में, टाइम होगा आवर्स में। सो दिस इज अ फॉर्मूला शीट फॉर दिस चैप्टर। आप फॉर्मूलाज को याद करके आइए लाइव सेशन में। पहले एनसीईआरटी न्यूमेरिकल करेंगे, फिर बहुत सारे पीवाईक्यूज करेंगे और इतने बढ़िया तरीके से न्यूमेरिकल करेंगे कि पेपर में आपको कोई न्यूमेरिकल नहीं छूटने वाला है और जो न्यूमेरिकल का डर है वो भी निकल जाएगा। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।